दो बहनें अपने माता पिता के संग रहा करती थी। उन दोनों के माता पिता मुकेश और सुमन एक बिल्डर के पास काम करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, मुकेश और सुमन जब साइट पर काम कर रहे थे तो ऊपर से हाई वोल्टेज तार गिर जाने की वजह से मुकेश और सुमन की वहीं पर मौत हो जाती है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद रिंकी और पिंकी अनाथ हो जाते हैं। दीदी, माँ और पिताजी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? बताओ ना दीदी, वो कहाँ चले गए? पिंकी, रोते नहीं। माँ पिताजी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं। चलो अब चुप हो जाओ, नहीं तो माँ को पता चलेगा कि उनकी लाडली बेटी रो रही है तो वो क्या सोचेंगी। चलो चुप हो जाओ और खाना खा लो। फिर रिंकी और पिंकी दोनों खाना खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस मकान की मालकिन आती है। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। हमारा मकान कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि तुम दोनों यहाँ रह रही हो। 2 महीने से ज्यादा हो गया है पर अभी तक तुमने किराया नहीं दिया। देखो बहुत हो गया है। मुझे तुम दोनों से बहुत हमदर्दी है, लेकिन अब से मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकती। चलो निकलो मेरे घर से, कहीं और जाकर रहो। मालकिन जी, कृपया करके हमें इस घर से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? मालकिन जी, कृपया करके हम पर तरस खाइए। इतने दिन से तो तुम पर तरस ही खा रही थी, जो कि तुम्हें फ्री में रहने दे रही थी, पर अब नहीं। जल्दी मेरा घर खाली करो। दोनों बहनें रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। दोनों बहन को चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है और दोनों बहनें वहीं एक पेड़ के नीचे थक कर सो जाती हैं। अगले दिन पिंकी रिंकी से कहती है, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ खाने को दे दो। बस थोड़ी देर और बहन, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। बस थोड़ी देर और। दोनों फिर वहाँ से चलती है। कुछ देर चलने के बाद सामने कुछ मजदूर वहाँ बोरियां ढो रहे थे। रिंकी वहाँ जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है, अंकल जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? कोई भी काम हो मैं कर लूंगी। मेरी बहन भूखी है, प्लीज अंकल जी। बेटा, आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो। आप लोग यहाँ काम नहीं कर पाओगे। ये काम बहुत मेहनत का काम है। ये लो 100 रुपए, इससे कुछ खाने को खरीद लेना और अपने घर जाओ। नहीं अंकल जी, मुझे बिन मेहनत के आपसे पैसे नहीं लेने हैं। ये तो भीख मांगना हुआ ना। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत से कमाकर खाना चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है। सोमू, गुड़िया को काम बता दे और हाँ, शाम तक काम करने के 200 मजदूरी दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। पिंकी, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो। मैं जल्दी से ये काम खत्म करके तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ठीक है? रिंकी पिंकी को वहीं बैठाकर खुद बोरियां ढोने का काम करने लगती है। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद शाम को रिंकी को पूरे 200 रुपए मिलते हैं। रिंकी सबसे पहले उन पैसों से अपनी छोटी बहन को रोटी सब्जी खरीद कर खिलाती है। दीदी, आपने भी तो सवेरे से कुछ नहीं खाया। पहले आप खाओ, मैं फिर खाऊंगी। फिर दोनों बहनें खाना खा लेती है। रात होने लगी थी। दोनों बहनों को सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी रिंकी पिंकी को लेकर अपने मौसा के घर चली जाती है और वहाँ पहुँचकर रिंकी अपने मौसा जी को सारी बात बताती है। ये सब बात सुनकर रिंकी का मौसा सुरेश बोलता है, शहर में इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सही किया तुम दोनों यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। तभी रिंकी की मौसी शीतल रिंकी के चाचा से कहती है, देखो जी, ये घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर इधर चला आता है। वैसे भी ये घर मेरे भाई के दिए हुए पैसे से चलता है। खुद के बच्चियों को कमाकर खिलाने की तो औकात नहीं है आपकी, और इन दोनों अनाथ बच्चियों को मेरे सीने पर बैठा दिया। देखो, इन दोनों को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? रात के अंधेरे में इन दोनों को मैं कहाँ छोड़ाऊं? सुबह होने दो, फिर मैं इन दोनों का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये सब बातें रिंकी और पिंकी सुन लेती है। फिर वो दोनों रोते हुए वहाँ से दूर चली जाती है और रोते हुए बोलती है, अब क्या होगा दीदी? अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? एक ही सहारा बचा था, वो भी नहीं रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा बहन। काश आज माँ बाबा जिंदा होते तो हमारी ये हालत नहीं होती। पर दीदी,
आपने तो कहा था कि माँ बाबा हमें आसमान में तारा बनकर देख रहे हैं। क्या वो अभी भी हमें देख रहे हैं? पिंकी की मासूमियत भरी बातें सुनकर रिंकी भी रोने लगी और पिंकी से बोलती है, हाँ पिंकी, माँ बाबा आप हमें देख रहे हैं तो फिर हमारी मदद क्यों नहीं करते? देखो ना हम कितने तकलीफ में हैं। दीदी भी कितनी दुखी है। माँ बाबा आप हमें भी अपने पास बुला लो ना। मैं भी आपके साथ आसमान में तारा बनकर रहना चाहती हूँ। माँ अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं रही, मुझे माफ कर दो माँ। मैं पिंकी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ और ना ही कुछ कर पा रही हूँ। माँ प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाओ माँ। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट होती है। रिंकी पिंकी, मैं मोहिनी जादूगरनी हूँ। मैं जादुई नगर से आई हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में? हाँ सच में। जादूगरनी जी मेरे माँ बाबा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ वे लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें बस तुम दोनों की चिंता लगी रहती है, इसलिए उन्होंने आज मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। बताओ मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ? फिर रिंकी और पिंकी जादूगरनी को सारी परेशानी बताती है। जादूगरनी जी हमारे पास सर छुपाने के लिए ना ही छत है और ना ही खाना खाने के लिए पैसा। अब आप ही बताइए जादूगरनी जी हम कहाँ जाएं और किससे मदद मांगे? तुम दोनों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी परेशानी खत्म। ये लो, ये जादुई 2 लाल सूट है। पहला रिंकी तुम्हारे लिए और दूसरा पिंकी तुम्हारे लिए। रिंकी तुम अपने लाल सूट को पहनकर जो भी बोलोगी वो सब मिलेगा, और पिंकी तुम्हारे सूट से तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी धन दौलत मिलेगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर मोहिनी जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। रिंकी अपना सूट पहनकर अपने सूट से बोलती है, जादुई लाल सूट हमें एक घर दिला दो। इतना बोलते ही रिंकी के सामने एक आलीशान सुंदर सा घर बन जाता है और इस तरह से रिंकी उस जादुई लाल सूट से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगती है और वो उसे लाल सूट से मिल जाता है। पिंकी अपने सूट से खूब सारा धन मांगती है, जिससे वो दोनों बहुत ही जल्दी अमीर हो जाती हैं। अब रिंकी और पिंकी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी वो उस जादुई लाल सूट से मांग लेती थी। वो अपने साथ साथ गांव के गरीब लोगों की खूब मदद करने लगी। धीरे धीरे जब ये बात रिंकी की मौसी शीतल को पता चलती है, पिंकी और रिंकी से मिलने के लिए उनके घर आ जाती है। अरे मौसी आप आइए आइए, अंदर आइए। रिंकी और पिंकी बेटा मुझे माफ कर दो, वो तो उस दिन यूं ही मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल गया था। तुम्हें ऐसे बिना बताए घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम दोनों कहीं मिली नहीं। अनजाने में जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर देना बेटा। पुरानी बातें भूल जाओ, आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। कोई बात नहीं मौसी जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, अपना ही घर समझो। खाना खाने के बाद रिंकी और पिंकी के सो जाने के बाद उसकी मौसी चुपके से उठकर रिंकी और पिंकी के कमरे में जाकर उनका जादुई सूट चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सर पर डंडों की बारिश होने लगती है। हाय मैं तो मर गई। ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको, रोको इसे, अरे बचाओ बचाओ। तभी शीतल की रोने की आवाज सुन रिंकी और पिंकी वहाँ आ जाते हैं। अरे मौसी ये क्या हो रहा है और आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं लालच में आकर तुम्हारे जादुई लाल सूट चुरा कर भाग रही थी, जिसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बेटा, इस डंडे को रोक ले, नहीं तो तेरी मौसी आज ही स्वर्ग सिधार जाएगी। प्लीज बेटा। जादुई लाल सूट, मेरी चाची को माफ कर दो और उन्हें मत मारो और उन्हें जाने दो। रिंकी के इतना बोलते ही जादुई डंडा रुक जाता है और उसकी चाची वहाँ से उल्टे पैर भागती है। फिर कभी लौटकर रिंकी और पिंकी को परेशान करने नहीं आती।